डियर स्टूडेंट, क्लास 12 यूपी बोर्ड, आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर जैदी आज मेरे यूट्यूब चैनल में हुसैन मोहम्मद भौतिक विज्ञान प्रवक्ता इंटर कॉलेज आए हैं, उनका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज मैं इनके साथ डिस्कस करूंगा कि स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में और एग्जामिनेशन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और हमें क्या क्या करना है जिससे हमें कोई भूल ना हो और एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी ना हो जाए और हम टेंशन फ्री एग्ज़ाम देते रहें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। एग्जामिनर के सामने जब कॉपी पहुँचे तो उसका अच्छे से अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर कैसे पड़े, ये मैं डिस्कस करता हूँ हुसैन मोहम्मद साहब के साथ। हुसैन मोहम्मद सर, आप मेरे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें, या क्वेश्चन वाइज ही सॉल्व करें या जो क्वेश्चन आता है वो पहले सॉल्व करें। मतलब एक कॉपी का अच्छा इंप्रेशन कैसे पड़े, हेडिंग यूज़ करें क्या ना करें, आप जरा इस पर देखिए सर, जहाँ तक कॉपी में लिखने की बात है तो देखिए इसमें ऐसा होता है कि आपको जहाँ पर हेडिंग डालना है आपको वहाँ हेडिंग भी डालनी चाहिए। जहाँ पर आपको कलरफुल चित्र बनाना है वो भी आप बनाइए और अच्छे से बनाइए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उसी क्रम में, जिस क्रम में आपको प्रश्न दिए गए हैं या पेपर है आपका, उसमें आपको उसी सीक्वेंस में चलना है। आप कोई सा भी प्रश्न कहीं भी कर सकते हैं बशर्ते कि आप उसमें जो प्रश्न की संख्या है और जो प्रश्न का खंड है ये अवश्य डालिए। सपोज कीजिए पहला क्वेश्चन है, उसके आपके पास मैं भौतिक विज्ञान का उदाहरण दूं, 6 विकल्प हैं सपोज कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमने प्रश्न संख्या 1 लिख दिया और उस 1 लिखने के बाद हमने क, ख या ABCD जो भी है वो हमने डाल दिया। तो अब आपने A लिख करके छोड़ दिया, तो A जो है वो काफ़ी नहीं है। आपको प्रश्न की संख्या और जो उसका प्रश्न का खंड है ये ज़रूरी डालना है। क्यों? आपकी जो मार्किंग होती है वो प्रश्न संख्या और खंड के आधार पर की जाती है। शायद आप लोगों ने देखा हो, मैंने अपने बच्चों को जो है वो बोर्ड की कॉपी का एक डेमो भी दिया था और किस प्रकार से भरी जाएगी ये भी मैंने समझाया था अपने बच्चों को। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आपके प्रश्न हैं उनके जो खंड हैं उसी के हिसाब से केजिंग बनी होती है, उसके ऊपर केजिंग हुई हुई होती है। तो अगर आप वहाँ प्रश्न संख्या और खंड नहीं डालेंगे तो जो भी आपके एग्जामिनर हैं उनको परेशानी आएगी और बहुत बार क्या होता है कि आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। तो सबसे पहले आपको जो आपसे प्रश्न बहुत अच्छे से आते हैं, मान लीजिए 2 हैं या 3 हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं या ज़्यादा मार्क्स के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले आप वो कीजिए। और उन 2 या 3 पृष्ठों में 2-3 पेजेस में आप ऐसा इंप्रेशन बना दीजिए कि एग्जामिनर आपके बारे में ये कल्पना कर लें कि जो अमुक छात्र है वो बहुत अच्छा है। और एग्जामिनर के जहन में अगर ये वाली राय आपकी बन गई कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए फिर आगे को जो है वो नंबर जो हैं वो आपको फिर अच्छे ही मिलते हैं। तो अगर आप शुरू के 2-3 पृष्ठों में बहुत सजाकर, बहुत कायदे से प्रश्न संख्या डाल के, प्रश्न का खंड डाल के, जहाँ हेडिंग है वहाँ हेडिंग डाल के, इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मान लीजिए किसी का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है तो उसको नंबर बुरे मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करें कि थोड़ा सा आप हाथ रोक कर थोड़ा सफाई के साथ आप लिखिए। और एक आपको एक टाइम का जो है फैक्टर वो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने, मान लीजिए आपके पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, आपने एक क्वेश्चन को तो 1 घंटा दे दिया। अब एक क्वेश्चन आपका निपटा 1 घंटे में, सपोज 5 नंबर का है वो, अब 5 नंबर के लिए आपने 1 घंटा दे दिया और
आपके जो मान लीजिए 65 नंबर का या मार्क्स का जो पेपर है वो आपके लिए जो था वो 2 घंटे रह गए उसके लिए। तो अब आपको जो टाइम था वो आपका हो गया वेस्ट। तो आपको कोशिश ये करनी है कि टाइम के अंदर वो सभी प्रश्न आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जितने प्रश्न आप अटेम्प्ट करते हैं उसी के आधार पर मार्किंग होती है। मान लीजिए आप 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी मार्किंग 70 में होगी, और अगर आपने मान लीजिए सिर्फ 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया तो फिर आपकी मार्किंग 55 पे तो जा ही नहीं पाएगी, 51 या 52 पर नहीं जा पाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से टाइम को लेकर के चलना है। पहले असल में ये होता था कि घड़ी ले जाती थी, तो उससे एक टाइम का अंदाज़ा हो जाया करता था कि हाँ भाई हमारे पास इस प्रश्न के लिए इतने जो है वो सेकंड या इतने मिनट हमारे लिए जो है वो हम उसमें हम काम कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि व्यवस्था दूसरी है और इस प्रकार आपको जो है वो अनुमति नहीं दी जा सकती, तो आपको एक अपने हिसाब से थोड़ा सा टाइम का ये देखना है कि हमें पेपर जो है वो पूरा अटेम्प्ट करना है, और 3 घंटे हमारे जो है वो उसमें से भी 5 मिनट हम बचा लें, ताकि हम जो हमने काम किया है उसको एक बार खुद चेक कर लें कि हमने कहीं कोई कमी तो नहीं छोड़ी, कहीं जो है वो किसी प्रकार की कोई ऐसी बात तो नहीं रह गई जो इम्पोर्टेंट थी और हम लिखने से चूक गए हों, या किसी प्रश्न संख्या पे हमने जो है वो गलत तो नहीं डाल दिया। तो एक बार आप उस पेपर को शुरू से लेकर के आखिर तक खुद भी चेक कर लीजिए, जिससे कि आप भी संतुष्ट हो जाएं कि हाँ इतने अंक का जो है वो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया है। स्टूडेंट्स को आप ये बताएं कि वो दोनों पेजों पे काम करेंगे, साइंस में और फिजिक्स में, या एक पेज पे। रफ कार्य कहाँ करना होता है उनको, तो बच्चों को पता नहीं होता रफ कार्य कहाँ करना होता है, कहीं भी रफ कार्य करने लगते हैं या पेपर पे रफ कार्य कर लेते हैं तो वो नकल मानी जाती है। अच्छा, कोई डायग्राम ड्रा कर रहे हैं तो उसमें वो कलर पेन यूज़ करते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से रेड पेन यूज़ कर सकते हैं डायग्राम में, लिखने में शायद यूज़ नहीं करते हैं। ये बच्चों को थोड़ा सा बिल्कुल सही सर। जैसा आपने कहा, लाल पेन का जो है वो इस्तेमाल के लिए बोर्ड की तरफ से मनाही है पूरी तरीके से। अभी भी मैं उसकी बोर्ड की जो नियमों की दिग्दर्शिका है वो देख रहा था, तो उसमें मैंने उसको हाईलाइट भी किया था। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि लाल पेन का इस्तेमाल छात्रों को नहीं करना है। जहाँ तक डायग्राम की बात है, डायग्राम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम इस प्रकार से रफ कार्य की बात कर रहे हैं, तो रफ कार्य आप, क्योंकि अब वो वाली व्यवस्था नहीं रही जो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ 93-94 के आसपास थी, जिसमें हम केवल एक पृष्ठ पर कार्य होता था उस समय। लेकिन अब वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और आपको दोनों पृष्ठों पर जो है वो कार्य करना होता है। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हम थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कार्य चेक ना हो, तो आप एक आध पेज पर जो है वो ये लिख दीजिए, कृपया दोनों पृष्ठों का मूल्यांकन करें। तो उससे आपकी बात और स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, जहां आपको मान लीजिए रफ कार्य करना है, कोई भी एक पेज आप सेलेक्ट कर लीजिए कॉपी में और उसके ऊपर आप लिख दीजिए रफ कार्य। और जब आप सारी गणनाएं, सारे कैलकुलेशन आप कर चुके, निमट जाएं, तो उस पर आप 2 या 3 लाइन खींच दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उसमें वो बना रहे हैं, केवल आप 2 या 3 लाइनें क्रॉस कर दीजिए, जिससे कि ये लगे कि हाँ ये रफ कार्य था। उसकी जो है जांच नहीं होगी, उसकी जो है कैलकुलेशन नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप दोनों पृष्ठों पर मूल्यांकन करें। अच्छा, एक बात मैं और आपसे ये कहना चाह रहा था, कुछ बच्चे हमारे यहाँ के ऐसे हैं जो दोनों तरफ हाशिया खींचते हैं। तो आपका जब आधा हिस्सा इधर चला गया और आधा हिस्सा इधर चला गया, तो कॉपी आपकी हो गई छोटी, कॉपी का पृष्ठ छोटा पड़ जाता है फिर। तो उसमें क्या होता है कि आपकी कॉपियाँ ज़्यादा लगती हैं, बी कॉपी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, अधिक लेनी पड़ेंगी। तो आप ज़्यादा अच्छा ये होगा कि बाईं तरफ हाशिए का जो है वो प्रावधान है, बाईं तरफ आप हाशिया खींचिए और बाईं तरफ हाशिए में आपको जो है वो प्रश्न की संख्या और प्रश्न का खंड, ये बहुत ध्यान के साथ डालना होता है, क्योंकि उसी पर मार्क्स दिए जाते हैं। मूल्यांकन की जो पद्धति है उसमें ये बात कही गई है कि जो हाशिए में आपको नंबर देने हैं,
तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चों को ये बताएं कि जो एडमिट कार्ड मिलता है अक्सर बच्चे खो देते हैं, तो उसको सुरक्षित करने के लिए क्या करें, फोटो स्टेट कराएं, क्या करें। दूसरा स्कीम, बच्चे कभी कभी उन्हें पता ही नहीं रहता कि आज हमारा पेपर था या नहीं था, सुबह की मीटिंग या शाम की मीटिंग, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालते हैं। देखिए सर, मेरी अपनी राय ये है इस बारे में कि जो प्रवेश पत्र है आप उसकी कम से कम 2 या 3 फोटो स्टेट कराकर सुरक्षित स्थान पर जो आपके घर में हो वहां आप रख दीजिए। बहुत बार सर ऐसा होता है, बच्चे आते हैं बीच में कि साहब हमारा प्रवेश पत्र खोया गया, तो अब हम दूसरा प्रवेश पत्र या तो बनाएं, ठीक है, या हम जारी करें, तो उसके लिए दिक्कत ये आती है कि उस छात्र के पास कौन से विषय हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मान लीजिए वो 1 बजे खड़ा हुआ है कि दूसरी मीटिंग है उसकी और हमें जो है वो पेपर में जाना है, सर अभी बना दीजिए। अब उस वक्त मान लीजिए संबंधित क्लर्क नहीं है या कोई इस प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप कम से कम 2 या 3 फोटो स्टेट अपने पास रखिए। अपने 11th के भी उसके 9th और 11th का जो वो होता है रजिस्ट्रेशन, उसकी भी कॉपी आप करा के रखिए, जिससे कि क्या होगा, उसमें सिर्फ जो भी प्रिंसिपल हैं संबंधित आपके या प्रधानाचार्य हैं, वो सिर्फ उस पर मोहर लगाकर और हस्ताक्षर कर देंगे और उस पर दूसरी कॉपी लिख देंगे, तो उसमें आपकी भी जो है वो समस्या हल हो जाएगी जल्दी, और जो विद्यालय है उसकी भी समस्या जो है वो निदान हो जाता है। तो इसका आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उसकी 1-2 कॉपी आप सुरक्षित रखें फोटो स्टेट कराकर, और बहुत ध्यान के साथ आप लेके जाइए, लेमिनेटेड करा लीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि स्कीम के बारे में, स्कीम जो है मेरी मैं अभी अपने सभी स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, ये राय देता हूँ कि आप जो बोर्ड की स्कीम है वो लीजिए आप, और वो बोर्ड की स्कीम भले ही आपको फोटो स्टेट करानी पड़े क्योंकि अब उतनी मात्रा में स्कीम नहीं आती। अच्छा, बोर्ड ने एक व्यवस्था ये भी कर दी है कि जो प्रवेश पत्र है उस पर भी स्कीम लिखी होती है, तो अगर आप उससे देख सकते हैं तो उससे देख लीजिए, और अगर आपको बोर्ड की स्कीम मिल जाए तो आप बोर्ड की स्कीम लेकर के उसको फोटो स्टेट कराइए, और अपने कम से कम 1 या 2 परिवार वालों को ये आपके परीक्षा के प्रोग्राम के कार्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन्हें ये पता ही नहीं कि आपका सुबह में पेपर है। बहुत बार दिक्कत कहाँ आती है सर, इंटरमीडिएट का पेपर कोई सुबह में आ गया, हाँ, अब जैसे मान लीजिए इस समय भूगोल का है या उर्दू का पेपर सुबह में है, मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र का पेपर सुबह में है, तो उन बच्चों को परेशानी आ जाती है क्योंकि उनको तो घर वालों को तो ये पता है कि 2 बजे से है पेपर, और पेपर हो गया सुबह में, तो वहाँ समस्या ये आ जाती है कि उसका पेपर छूट जाता है बच्चे का, और जब परीक्षा छूट जाती है फिर एक जो है वो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, फिर दिक्कत आती है। तो कम से कम आपके जो परिवार वाले हैं उनमें से 1 या 2 लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से पेपर हैं और किस किस तिथि में है और कौन सी पाली में है। 2 पालियां होती हैं, एक सुबह की पाली है और एक दोपहर की पाली है, फर्स्ट मीटिंग है और सेकंड मीटिंग है। तो इंटरमीडिएट का ज़्यादातर जो है वो सेकंड मीटिंग में होता है पेपर, लेकिन फिर भी जो कुछ वैकल्पिक विषय हैं उनके पेपर जो है वो प्रथम मीटिंग में होते हैं। तो ये आपके परिवार वालों को पता होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका पेपर छूटने की जो स्थिति है वो नहीं हो पाती है। तो इस पे अगर मैं समझता हूँ ध्यान दिया जाएगा तो इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखनी है, मैं सर से पूछना चाहूँगा, जो हमारा टाइम होता है पेपर का, शायद सुबह का 8 बजे का है और इवनिंग की 2 बजे से 2 बजे से है जी। स्टूडेंट को सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है ना, जिससे वो ना मतलब सेंटर पहुंचे तो रिलैक्स महसूस करे, टेंशन में ना हो। सर देखिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं दोनों की पालियां अलग अलग होती हैं। वैसे तो जो प्रातः पाली है या मॉर्निंग की जो पाली है वो हाई स्कूल के बच्चों के लिए है, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, और जो इंटरमीडिएट की है वो दोपहर की है या 2 बजे से है। इसमें 15 मिनट आपके पेपर पढ़ने के भी हैं उसी में। तो हाई स्कूल के बच्चों को या इंटरमीडिएट के बच्चों को कम से कम आधा घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए अनिवार्य रूप से,
क्योंकि अगर आप आधे घंटे पहले नहीं जाएंगे तो क्या होता है, मान लीजिए बहुत बार कॉपी बट चुकी है, कॉपी का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, या मान लीजिए पेपर भी शुरू हो गया, आपने 10 मिनट जो है वो लेट कर दिए, तो वो सब एक वहापोह की स्थिति हो जाती है, हौच पौच की स्थिति हो जाती है। तो आप जहाँ भी जो आपका गंतव्य स्थान है वहाँ आप कम से कम मार्जिन लेकर के चलें, जिससे कि आप समय से वहाँ पहुँच जाएं। हाई स्कूल के क्योंकि सभी बच्चों के जो है कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, तो उनका सीटिंग प्लान तो रोज़ाना चेंज नहीं होता, लेकिन इंटरमीडिएट में जो है वैकल्पिक विषय होते हैं सर, तो क्या होता है सीटिंग प्लान करीब करीब रोज़ाना चेंज हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज हमारी किस कमरे में, किस कक्ष में जो है वो सीट लगी हुई है। तो वो अगर आप आधा घंटा पहले नहीं पहुंचेंगे तो आप फिर समस्या में आ जाएंगे, और फिर आपको एक तरीके से जो स्ट्रेस होता है वो और बढ़ जाता है बच्चे का, स्टूडेंट का, और फिर जाहिर सी बात है कि उसका असर फिर पेपर पे पड़ता है। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप जो आपका परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जो आपको दिया गया है, आवंटित किया गया है, आप उस पर कम से कम आधा घंटा पहले जाइए, जाकर के देखिए कि आपकी सीट किस कमरे में है, किस रूम में लगी हुई है, और जब आप सुनिश्चित हो जाएंगे कि हाँ मेरी सीट इस कक्ष में है, वहाँ आप जाकर के बैठ जाइए, क्योंकि 15 मिनट पहले तो जो है वो क्लासेस में भेज दिया जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा आप अगर सीरियसली लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर आप मुझे ये भी बताएं थोड़ा सा कि स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देने जाते समय क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या लेके नहीं जाना है। कभी वो मोबाइल लेके पहुंच जाए, कैलकुलेटर जी सर, जी जी जी, बहुत ये भी मतलब समस्या आती है। देखिए सर, इसमें जो बोर्ड की तरफ से अब निर्देश है वो बहुत सख्ती से और कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें आपको जो पेन है, आपके स्केच है, स्केल है, और अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो पेंसिल या प्रकार, ये प्रोटेक्टर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। वो आप एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ठीक है, तो वो आप अपनी किट में रखिए। ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाने की अब ज़रूरत आपको नहीं है। आप ट्रांसपेरेंट किट होनी चाहिए, जिसमें जो है, और बहुत से सेंटर पे सर जो है वो किट भी मना कर देते हैं, वो परमिशन नहीं देते उसकी, हाँ, तो वो अलाउ नहीं करते। तो आप हाथ में ले जाइए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो आप हाथ में लेकर के जा सकते हैं। तो स्केल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपके पास जो पेन है जिससे आप काम करेंगे, वो कम से कम आप रिजर्व में 1 या 2 पेन रखिए। अगर कोई एक पेन ख़राब हो जाता है या नहीं चल पाता उस वक्त, तो आपके पास ऐसा ना हो कि आप उसको किसी से ख़रीदवाएं या इस तरह की कोई बात आए। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप वो चीज़ें लेकर के जाएं। अब मोबाइल है, घड़ी है, या किसी भी प्रकार का कोई कागज़ है, तो ये आप घर पे जब आप चलने के लिए तैयार हों तो उसी समय आप उसको देख लें, और अगर कोई इस तरह का अनावश्यक कोई कागज़, कोई प्रपत्र या कोई इस तरह की चीज़ है, उसको आप वहीं जो है छोड़ दीजिए। और वहाँ जब आप केंद्र पर जाएं, सेंटर पर जाएं, तो आपके पास पेन, पेंसिल और स्केल के अतिरिक्त जो है, या आपका जो प्रवेश पत्र है, उसके अतिरिक्त आपके पास कोई भी सामग्री किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। सर एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, जो बच्चे बड़े सीरियस होते हैं, उन्हें एग्जामिनेशन फोबिया होता है। एग्जाम वैसे सब कुछ आता है, जी सर, जी, मुझे कुछ नहीं आ रहा, जी जी, बेचारे घबरा जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उन बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जी, और इसको दूर करने के लिए मेरे ख्याल से रिवीजन ज़्यादा करें। बाकी आप जरा इसमें थोड़ा बच्चे समझाएं। सर एक प्रकाशन का नाम लेना चाहूँगा मैं, युग धर्म प्रकाशन हापुड़। वहाँ से एक मतलब फिजिक्स में ही एक किताब जारी होती है, और बहुत अच्छा प्रकाशन है वो। उसमें सर जो उसका कवर पेज है, उसमें उनने 3 बातें लिखी हैं कि जो आपके पढ़ने का जो सूत्र है या फॉर्मूला है, वो RLR पे डिपेंड करता है। और वो हाँ RLR, तो उन्होंने R से लिखा है रीड, पहले R का मतलब जो है वो रीड, और दूसरे मतलब जो हम L पे आएंगे तो उन्होंने कहा लर्न।
और तीसरा जो आर है वो है रिवाइज। तो अगर RLR के सूत्र पर हम हमारे स्टूडेंट चलेंगे तो मुझे नहीं लगता सर के कॉन्फिडेंस की कमी होगी। मतलब RLR सबसे पहले जी कॉन्फिडेंस को जी बढ़ाएगा, बढ़ा देता है। बिल्कुल बढ़ाएगा सर, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या काम करना है, पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, याद करना है, और तीसरे नंबर पे आपका आता है सर रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं है तो आपका सारा पढ़ा हुआ जो है वो सब बेकार हो जाता है। तो इसलिए सर RLR के सूत्र पे अगर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी, और जितना आप लिख करके देखेंगे, रिवीजन तो लिख करके देखेंगे, मान लीजिए आपने कोई एक आर्टिकल तैयार किया, कोई डायग्राम बायोलॉजी का मान लीजिए बनाया, तो आप जब तक उसको कई बार नहीं बना के देखेंगे तब तक जो है वो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता कि आप फर्स्ट टाइम वहीं जाके डायग्राम बनाना शुरू करें। इसका मतलब स्टूडेंट से रिवीजन मस्ट है। जी सर बिल्कुल। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि जब एग्जाम शुरू हो जाता है तो उसके बाद वो पानी पीने जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को ये सब काम पेपर शुरू होने से पहले ही निपटा लेना चाहिए। सर मैं समझता हूँ जो ये इस तरह के बच्चे होते हैं वो सीरियस नहीं होते अपनी पढ़ाई के प्रति, जो उनका कैरियर है उसके प्रति, क्योंकि जो एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा बैठा हुआ होता है, स्टूडेंट बैठा हुआ होता है, उसके लिए तो सर एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। वहाँ से तो उसका हटने का मतलब ये है कि कम से कम 2 या 3 जो प्रश्न हैं उन पर असर पड़ जाएगा उसका। सर तो इसमें जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो मेंटली भी टायर्ड हो जाते हैं, और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें पर्सन मेंटली भी टायर्ड होता है और फिजिकली भी होता है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों बच्चों को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और शायद प्रोग्राम अवॉइड करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाए, और पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखिए, उनको कुछ फ्रूट वगैरह ये बैलेंस डाइट दें। जी सर देखिए मेरा अपना मानना ये है कि स्टूडेंट जो हैं वो जैसे परीक्षाएं आती हैं उनका टाइम टेबल बिगड़ जाता है, मतलब वो देर रात तक जागना चाहते हैं, ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं, और जो उनकी सारी एक तरीके से क्रियाएं हैं, दिनचर्या है, वो सब चेंज हो जाती है। तो इस परिस्थिति में आप वैसे ही चलिए जैसे कि आप चलते हैं। आपको जो है वो अपनी दिनचर्या बदलने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपने जो है वो नॉर्मल डेज में आप 10 बजे तक सो जाते हैं तो आप एग्जामिनेशन में भी, एग्ज़ाम टाइम में भी आप 10 बजे सो जाइए। नींद आपकी जितनी पूरी होगी उतना ही अच्छा आप वहाँ गेन कर सकते हैं, और उसी हिसाब से अपनी जो आपकी डाइट है आप उस पर ध्यान दीजिए। जितना आप लेते चले आ रहे हैं आपकी वही डाइट रहनी चाहिए, क्योंकि सर बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपका रूटीन बिगड़ जाता है तो वही जो अभी आपने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ होता है, आपने नींद पूरी नहीं ली तो आपको फिर असल में ख़ास तौर से जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनके लिए दिक्कत ये है कि दोपहर का टाइम है, और दोपहर के टाइम में नींद जो है वो फिर आती है, तो पेपर की जो कहना चाहिए इम्पोर्टेंस है वो फिर उस हिसाब से बच्चा देख नहीं पाता। सर एग्जाम में कोई ड्रेस कोड तो है नहीं सर, ज़्यादा अच्छा यही होता है कि वो अपने यूनिफॉर्म जो है उसी यूनिफॉर्म में जाएं, जिस कॉलेज की जो यूनिफॉर्म है। ज़्यादा अच्छा ये होता है कि उससे एक पता ही रहता है कि ये स्टूडेंट इस कॉलेज के हैं, तो उस जो भी आपका सेंटर है वहाँ पर आप यूनिफॉर्म में जाइए, वेल डिसिप्लिन। थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स सर ने डिस्कस किए हैं ये सब आप ध्यान रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।